नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि गणित मंजरी किताब है, उसके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। इसका मतलब ये सर्कल चैप्टर के एमसीक्यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ सर्कल। सर्कल को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिफाइन कर रहा है? तो सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड कर्व हैविंग फोर साइड्स, बिल्कुल गलत है। अ सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वी डिस्टेंट इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, तो सेंटर से आपको पता होना चाहिए कि हर एक पॉइंट जो है, मतलब इस सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट आप देखेंगे, उसकी डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, और उस बराबर डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो उसको सेंटर कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज। तो देखिए जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया, एक कॉर्ड है जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डायमीटर बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट सिमेट्री ऑफ सर्कल इज करेक्ट। तो सिमेट्री के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही कही गई है? तो सर्कल में क्या ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? नहीं, इट हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी गलत है। एवरी डायमीटर इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए डायमीटर कोई भी होगा तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। जैसे ये डायमीटर भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए ये डायमीटर होता तो ये इन दोनों सर्कल्स, सेमी सर्कल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरीके से जितने भी डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? सर्कल के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्कल इज, तो सर्कल की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? तो अभी हमने देखा कि रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री सर्कल की होती है। ठीक है। तो कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री होती है, इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट इज द डैश। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको बताना है उन सभी पॉइंट का लोकस जो इक्विडिस्टेंट हो दो फिक्स्ड पॉइंट से, उसको क्या कहा जाएगा? तो जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बन पा रही है, थोड़ा सा पेन टैप पे दिक्कत रहती है स्ट्रेट बनाने में। हमने मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाया, बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब आप इस पॉइंट से चाहे देखें, ये दोनों लेंथ सेम होगी। इस पॉइंट से देखें, ये दोनों लेंथ सेम हो जाएगी। इस पॉइंट से देखें, ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी लोकस ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स मिल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वो क्या बनाते हैं? इक्वी डिस्टेंट होते हैं टू फिक्स्ड पॉइंट से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस लाइन के बारे में बात इसमें हो रही है। द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन देयर। देखिए बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स, तो सारे सर्कल जो भी होंगे उनका जो सेंटर है पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रहे हो, किस पे हमेशा फॉल करेगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉल करेगा। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनमें से उससे कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, तो एक सर्कल देखिए पास हो गया, जो थी ना ये पास हो जाए, यहाँ से भी सिर्फ सर्कल पास हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स इसमें आप देख सकते हैं बन सकते हैं, जो केवल दो पॉइंट से ही पास हो। इनफाइनाइटली मेनी सर्कल इसमें सही आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी हैज। अब देखिए जो सबसे छोटा सर्कल होगा, मान लीजिए ये दो पॉइंट थे ए, ये पॉइंट है बी, ये है ए। तो क्या पूछा गया? स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू, ये सबसे छोटा ही सर्कल यही है। ठीक है। अब ये जो इसकी रेडियस होगी उसके बारे में पूछा गया क्या होगी। तो पहले आप ये समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? ए बी की डिस्टेंस अपॉन टू। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हो। ठीक है। अब क्या बोला गया है? अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इनमें से केवल एक ही सर्कल बन सकता है। याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली केवल वन सर्कल ही क्रिएट हो पाएगा। ठीक है। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो वो हमेशा एक यूनिक सर्कल बनाएंगे। थ्री कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन। अब मान लीजिए तीन कोलिनियर पॉइंट्स थे,
कोलिनियर पॉइंट मतलब ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। देखिए एक ही लाइन में ड्रॉ हो रहे हैं, तो इनमें से कितने इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए क्या एक भी सर्कल बनेगा? जैसे मान लीजिए इसको टच कर रहा है तो हो सकता है इन दोनों को ना टच करे, हो सकता है इन दोनों को टच कर रहा हो तो तीसरे को ना टच करे, तो कोई भी ऐसा फिगर नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा सर्कल नहीं बनेगा जो तीनों पॉइंट को टच कर रहा हो। तो एग्जैक्टली नहीं, नो सर्कल यहाँ पर सही हो जाएगा। द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो तीन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल से जो सर्कल पास हो रहा होगा उसको क्या कहा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए तीन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक, और हमने कोई ऐसा फिगर, एक ऐसा सर्कल बनाया जो इन तीनों मतलब इसको टच कर रहा था, इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा था। बहुत अच्छा तो सर्कल नहीं बन पा रहा है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ कहीं, इसको क्या कहा जाएगा ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं सरकम सेंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात याद रखिएगा कि ये सरकम सेंटर क्या कर रहा है, तीनों जो पॉइंट्स थे ट्राइंगल के उसको टच कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा सर्कल बन रहा है जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करेगा तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज। तो देखिए मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, तो उसका जो सेंटर होगा, मतलब उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, तो जैसे यही था एक्यूट एंगल था, मान के चलिए इक्विलेटर ट्राइंगल होता तो ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, जो सेंटर लाई कर रहा है वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज। तो आपको यहाँ बताना है सरकम सेंटर जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये पूछा गया है। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, ये इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने। आपको ये एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए निकले, मतलब इसको टच करे, इसको टच करे और ऐसे करके सर्कल बने। तो ये जो सर्कल होगा इसका सरकम सेंटर जो होगा, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ये 90 डिग्री है, तो ये लाइन ए बी लाइन क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो सेंटर जो लाई करेगा सर्कल का मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द सरकम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर है, उसका जो सरकम सेंटर है वो बाहर लाई करता है ट्राइंगल के। ठीक है, तो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक भी एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जैसे आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है दिख रहा है आपको 90 डिग्री ज़्यादा है। तो अब इसका सर्कल अगर बनाया जाए तो देखिए सर्कल कैसे बनेगा, इसको टच करे, इसको टच करे, ये ऐसे करके निकले और ऐसे करके सर्कल कुछ बनेगा। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसीलिए क्या कहा गया, आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल ऑलवेज सबटेंड। तो इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं सेम सर्कल के, तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर की लेंथ के थे। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं सेम सर्कल के वो हमेशा सबटेंड क्या करते हैं, इक्वल एंगल्स, अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर होगा। मतलब ये एंगल जब आप बनाएंगे इधर से, तो ये एंगल जो होगा मान के चलिए एक्स है, इधर से बनाएंगे एंगल थोड़ा सा ऐसा होगा, ये आपका वाई हो जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सेम सर्कल देन द कॉर्ड्स आर। देखिए वही सेम चीज है, दो कॉर्ड है और इक्वल एंगल को सबटेंड मतलब उसी का अपोजिट आप देख पा रहे हैं। जो ऊपर आपने थ्योरम देखी, ये एक थ्योरम है और इसी का ये अपोजिट यहाँ पे दिया। अब कहा गया कि दोनों एंगल इक्वल थे, तो कॉर्ड क्या होनी चाहिए, कॉर्ड इक्वल होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो इक्वल विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन है दोनों, बस चेंज कर दिया गया पैटर्न पूछने के तरीके को। अ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या कहा गया, एक ट्राइंगल है जिसको बनाया गया ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एंड्स ऑफ कॉर्ड इज ऑलवेज। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया, पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, अब सर्कल में क्या कहा गया, ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो मान के चलिए ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, पॉइंट ओ है, टू द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब इसमें ये है और ये है, ये जो ट्राइंगल बन रहा होगा ये ट्राइंगल कैसा होगा ये आपको बताना है। ये हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस होगा।
ये लेंथ और ये लेंथ जो है तीनों इक्वल नहीं होंगी, दो इक्वल होंगी और एक क्या होगी, एक साइड अनइक्वल साइड होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये दो तो रेडियस है, क्या ये रेडियस हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो दो साइड्स तो सेम हो गई, ये साइड कभी भी रेडियस नहीं हो सकती है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। कैसा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस हमेशा बनेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मान के चलिए ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया पॉइंट ओ, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ सर्कल को और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये मान के चलिए मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगी, तो इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी एक थ्योरम है। विच थ्योरम इज यूज टू प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड जो था वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा था सेंटर पे। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये दो कॉर्ड हो गए, इक्वल कॉर्ड है मतलब दोनों कॉर्ड की लेंथ बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये रेडियस, ये और ये रेडियस। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को ले लें, ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, सी डी ओ। तो ट्राइंगल ए बी और सी डी ओ में अगर देखा जाए, हमको ये एक्स और वाई प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे प्रूफ कर पाएंगे, पहली चीज क्या पता है, ए बी और सी डी पता है। दूसरा हमको क्या पता है, ये वाली साइड मतलब ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। बी ओ किसके बराबर है, डी ओ के बराबर, क्योंकि सब रेडियस ही रेडियस है। तो आप देख सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लगा के हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई। तो एस 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 कंडीशन विल बी द करेक्ट आंसर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, देखिए क्या कहा गया, फिर से डायग्राम देखिए, बिना डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा दिक्कत होगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल ये हो गया और ये कॉर्ड हो गई, ठीक। अब कहा गया है क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, तो ये क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। इफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट एट कॉर्ड देन इट इज, देखिए इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर, फिर से वही काम करेंगे, एक लाइन बनाई कहाँ से, सेंटर से। तो ये हो गया आपका सेंटर और ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है। बाइसेक्ट और कॉर्ड, ये क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, ये लाइन क्या कहलाएगी, तो ये लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज, देखिए इक्वल कॉर्ड्स मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, इन दोनों की मान के चलिए लेंथ जो है वो बराबर की है। अब क्या कहा गया, ऑलवेज ये क्या होंगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये इक्वल डिस्टेंस पे होगी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मान के चलिए ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ओ बी और ओ सी क्या होता है इस केस में, बराबर होता है। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल देन दे आर। बहुत सिंपल है, ऊपर वाला ही आप देख सकते हैं, ये सब थ्योरम ही है जो हम आपको बता रहे हैं। ये कॉर्ड हो गई पहली, ये कॉर्ड हो गई दूसरी। अब ये नहीं बताया कॉर्ड इक्वल है, क्या बता रहा है, ये सेंटर है मान के चलिए ओ, और क्या कहा गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब ये दोनों अगर डिस्टेंस बराबर है तो हमको क्या पता है, कॉर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मतलब कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। इन द सेम सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा किसी भी सर्कल में क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो हमेशा डायमीटर होती है। सेंटर है तो डायमीटर जो होगी वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। टेंजेंट क्या होता है भी समझ लीजिए, जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इतना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने आपको बताया क्या होता है, उसको डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर क्या होती है, 2 इंटू रेडियस होती है। रेडियस आपको दिया है 10,
तो हो जाएगा 2 इंटू 10, इसका मतलब क्या बन जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। A circle has radius 13 centimeter, chord is 10 centimeter long. The perpendicular distance of the chord from the center. देखिए कैसे करेंगे। मान के चलिए आपका सर्कल हो गया, इसका रेडियस आपको दे दिया गया है सर्कल का 13 सेंटीमीटर दिया है। कॉर्ड की लेंथ दी गई है आपको कितनी है, मान के चलिए कॉर्ड हो गया, इस कॉर्ड की लेंथ आपको दे दी गई 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, मतलब ये आपको डिस्टेंस बतानी, ये डिस्टेंस आपको बतानी कितनी होगी। ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये क्या करेगा, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, अभी हमने देखा था थ्योरम। तो ये क्या कर दिए, इसको आप ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, ये रेडियस ही तो हुआ, ये रेडियस है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस 13 दिया था, ये पूरा 10 था तो ये जो आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर आपको बताना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसमें। 28th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द सेम सर्कल इफ कॉर्ड ए बी इज लॉन्गर देन कॉर्ड सी डी देन। देखिए कॉर्ड ए बी जो है अगर वो सी डी कॉर्ड से ज्यादा बड़ी है तो क्या होगा। तो इसमें कहा गया है अगर सेम सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपको दिया गया और इसमें क्या कहा गया, ए बी कॉर्ड, मान लीजिए चलिए ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर है आपका, ठीक, इज लॉन्गर देन कॉर्ड सी डी, ये कॉर्ड बड़ी है किससे, सी डी कॉर्ड से, ये मान के चलिए सी डी कॉर्ड है। ए बी इज फार्दर फ्रॉम सेंटर, तो आपसे पूछा गया ये डिस्टेंस ज्यादा होगी कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो सी ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। तो आपसे पूछा गया सी ई और सी एफ, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कॉर्ड छोटी होती जा रही है, तो ये वाली कॉर्ड छोटी है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो सी डी इज फार्दर फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए इसमें। तो चाहे तो ये कहिए या तो इसमें भी कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो नियरर टू दी सेंटर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर, तो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, तो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंट पे होंगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपका सर्कल हो गया और एक कॉर्ड है जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है, मतलब ये कॉर्ड है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, ये आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल आर कॉल्ड, तो 4 पॉइंट्स हैं सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा, इनको साइक्लिक पॉइंट्स कहा जाएगा, ठीक है, साइक्लिक पॉइंट कहते हैं, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल whose 4 vertices lie on circle is called, तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे ही लाई कर रही हैं, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। तो अपोजिट एंगल्स मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, ठीक है, अपोजिट एंगल मतलब एक ये है और दूसरा ये है, दोनों का ये मान के चलिए x है y है, तो x प्लस वाई जो होगा इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 34th, इफ वन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इतना, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 68 हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है, 112 डिग्री हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अब अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल के दिए हैं सप्लीमेंट्री है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, साइक्लिक के केस में होता है तो साइक्लिक हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको बताना है। एवरी रेक्टेंगल इज साइक्लिक, तो जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सबके सब साइक्लिक होंगे, बिल्कुल सही बात है। असर्शन रीजन पे आते हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो होता है सेम सर्कल आर इक्वल, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल क्यों सबटेंड कर रहा था, इसी वजह सबटेंड कर रहा था, अभी हमने देखा भी था इसका रीजन।
पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएसएस कंडीशन हम लोग ने यूज करी थी। असर्शन में दिया गया सरकम सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सरकम सेंटर हमने क्या देखा था, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा था, बिल्कुल सही बात है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। तो सरकम सर्कल का जो डायमीटर होगा वो हमेशा उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसी वजह से उस सरकम मतलब जो ट्रायंगल बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा था, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो उसका डायमीटर हो गया, ऐसे समझ लीजिए। अगर डायमीटर हो गया तो डायमीटर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो यहाँ पर भी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। अ सर्कल हैज रेडियस 15 सेंटीमीटर, टू इक्वल कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन इट। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, मान के चलिए इसका रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन इट। तो दो इक्वल कॉर्ड्स हम लोग ने मान के चलिए बना दिए, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर 9 सेंटीमीटर एंड। अब देखिए इक्वल है कॉर्ड्स, तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो 9 ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है बताना है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये भी सही है। एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर, ये बिल्कुल गलत है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड केवल डायमीटर होगी, सारी कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।